विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एमए फाइनल के पेपर 6 नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरीकरण की प्रवृत्तियां व प्रतिरूप पर चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि नगरीकरण किसे कहते हैं तथा नगरीकरण की प्रवृत्तियां क्या क्या है, उनके प्रतिरूप कैसे उत्पन्न होते हैं। तो हम बात प्रारंभ करते हैं सबसे पहले नगरीकरण की परिभाषा से। तो आप देखेंगे कि नगरीकरण एक चतुर्विस्तारीय प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें यहाँ ध्यान रखना है, चतुर्विस्तारीय प्रक्रिया। जिस चतुर्विस्तारीय प्रक्रिया के 4 महत्वपूर्ण आयाम क्या क्या हैं? एक जनांकीकी, पारिस्थितिकी, सामाजिक तथा तकनीकी व आर्थिक। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं तो एक जनांकीकी, दूसरा पारिस्थितिकी, तीसरा सामाजिक तथा चौथा तकनीकी व आर्थिक का। ये जो चतुर्विस्तारीय प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का उच्च घनत्व पर संकेंद्रण होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर स्थानांतरण निरंतर रूप से जारी रहता है, कृषि हर जनसंख्या जो कि खेती करती है उसके स्थान पर कृषि करने वाली जनसंख्या के स्थान पर कृषियेतर कार्यों की ओर व्यावसायिक स्थानांतरण होता है। सामान्य रूप से आप देखेंगे कि जो कृषि करने वाली जनसंख्या है उसको हम खेती हर कृषक कहते हैं। तो कृषि हर जनसंख्या जो है उसकी अलावा कृषियेतर अर्थात कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों की ओर जब जन समूह का जुड़ाव या लगाव ज़्यादा होता है तो वो विभिन्न औद्योगिक या द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। कृषि से कृषियेतर कार्यों हेतु भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो जाता है। तो महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि एक तो सघन जनसंख्या संकेंद्रण होना चाहिए, ग्रामीण से नगरों की ओर निरंतर समूह का स्थानांतरण होना चाहिए, कृषि हर जनसंख्या के स्थान पर कृषियेतर कार्यों, कृषि के अलावा अन्य कार्यों में वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका योगदान ज़्यादा हो, कृषि वहाँ गौण व्यवसाय के रूप में हो तथा कृषि के अलावा जो वहाँ की जो भूमि है, जैसे कोई खेती भूमि है उसमें आवास का निर्माण हो जाता है तो वह भूमि हमेशा के लिए कृषि से रिक्त हो जाती है। तो कृषि से कृषियेतर कार्यों में मान लो कोई बड़ा प्लांट लगा, उद्योग की स्थापना हुई, तो जिस भूमि पर उद्योग की स्थापना हुई वहाँ पहले कभी कृषि की जाती थी, लेकिन जब उस उद्योग की स्थापना हो गई तो वहाँ कृषि की कोई भविष्य में भी कोई होने की संभावना नहीं रहती। ऐसी सभी विशेषताओं युक्त जिसमें नगरीय जनसंख्या आदिवासियों के संकेंद्रित जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती है उसे हम नगरीकरण कहते हैं। तो आप देखिए नगरीकरण एक चतुर्विस्तारीय प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या के संकेंद्रण को प्रभावित करती है, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है, सामाजिक ढांचे को प्रभावित करती है तथा तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है, जिसमें संकेंद्रण, नगरों की ओर स्थानांतरण, कृषि के अलावा अन्य कार्यों में व्यावसायिक रुचि और भूमि का कृषि के अलावा अन्य कार्यों में निरंतर उपयोग होना, ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है यही संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है हमारी नगरीकरण। नगरीय जनसंख्या में अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि और कमी 3 प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ देखिए नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की बात करें या कमी की बात करें तो उसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है प्राकृतिक कुल मृत्यु व जन्म दर का अंतर। तो जो पहला नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होने का कारण है, अगर जन्म दर बहुत अधिक होगी और मृत्यु दर कम होगी तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी तो नगरीय जनसंख्या में कमी आ जाएगी। तो एक नेचुरल बर्थ रेट और नेचुरल डेथ रेट के जो रेशो का जो अंतर है उसके आधार पर हम नगरीय जनसंख्या में वृद्धि या कमी को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कारक है स्थानांतरण जनित, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नगरीय समूह का स्थानांतरण होता है, जैसे भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से जयपुर या भीलवाड़ा से सीधा जयपुर। तो ये जो स्थानांतरण जनित वृद्धि है इसमें कुल अप्रवासी व प्रवासी जनसंख्या का जो अंतर है वह स्थानांतरित जनित हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा जो कारक है वो नगरीय मापदंडों में अंतर से किसी बस्ती को नगरीय या ग्रामीण मानना, जैसे जनगणना अधिकारी के द्वारा या किसी राजनीतिक निर्णय के आधार पर किसी छोटी बस्ती को भी नगर का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे पहले कोई पंचायत थी, अब उसे नगर पालिका के रूप में दर्जा दे दिया गया तो वो नगरीय क्षेत्र में आ जाता है। तो ये जो तीसरा मापदंड है ये पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय या सरकारी निर्णय पर आधारित होता है। उक्त तीनों ही परिस्थितियों में से
देखिए आप दूसरी जो परिस्थिति है वो नगरीय जनसंख्या में सबसे अधिक महत्व देती है। जो दूसरी परिस्थिति है स्थानांतरित जनित, अर्थात क्योंकि अधिकांश रूप में ग्रामीण क्षेत्र के जो समूह हैं वो नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाओं के आधार पर मूवमेंट करते हैं, वहाँ रोजगार प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो वहीं अपना निवास बना लेते हैं। ऐसे उनका ग्रामीण क्षेत्र से धीरे धीरे एक पीढ़ी दर अंतर आता जाता है और वो अपने नगरीय क्षेत्रों में अपना स्थायी निवास बना देते हैं। तो जो स्थानांतरित जनित कारक है दूसरी परिस्थिति, वह वृद्धि में अति सहायक है। जिसके मुख्य कारणों की हम बात करेंगे तो उसके मुख्य कारणों में देखिए आप, सबसे पहला मुख्य कारण जो है वह है, अगर विश्व के अन्य स्थानों की बात करें अन्य देशों में, तो एक तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से ये बहुत बढ़िया चेंजेज आया स्थानांतरण का, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण नित्य प्रकार की गतिविधियों में बहुत अधिक क्रियाशीलता बढ़ गई थी। तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव रहा कि उद्योग धंधों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरों की ओर, जहाँ उद्योग धंधे स्थापित हुए, उस ओर मूव कर रहे थे। दूसरा नगरीय कार्यों में, जैसे नगरीय कार्यों की बात करें तो विनिर्माण है, व्यापार, सेवा आदि के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है और अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिल जाता है। जबकि खेती में अधिक बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है और अधिकांश जगह हमारी जो कृषि उत्पादन है वो जीवन निर्वाह प्रकार का है, इसलिए वहाँ अधिक रोजगार की संभावनाएं नहीं रहती। तीसरा, निर्माण उद्योग, सेवा आदि जैसे बाजार अधिक विस्तृत होना है ना, उसके कारण भी। चौथा जो कारक है वो कृषि उत्पादन में मानव शक्ति की आवश्यकता में प्रौद्योगिकी की उन्नति से कमी आ जाती है। मानव की रुचि अधिक लाभ प्राप्त करने वाले विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में हो जाती है। जैसे पहले हम बेल के माध्यम से या खुद निराई गुड़ाई मानव श्रम के आधार पर करते थे, लेकिन आज प्रौद्योगिकी की उन्नति का ट्रैक्टर और विभिन्न प्रकार के यंत्र आ गए, जिससे कि जो 10 व्यक्तियों का काम है वो एक ही मशीन द्वारा हो जाता है आसानी से। तो वहाँ धीरे धीरे जब बेरोजगारी बढ़ी तो उन्होंने रोजगार के लिए अन्य साधनों की ओर मूव किया और इसलिए उनका स्थानांतरण नगरीय क्षेत्रों की ओर हुआ। अब हम बात करते हैं नगरीकरण का चक्र, अर्थात जैसे किसी स्थान पर नगरीकरण प्रारंभ होता है तो वो किस रूप में या किस प्रकार से होता है, तो उसको हम एक नगरीकरण चक्र कहते हैं, साइकिल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए विभिन्न भागों में आरंभिक काल से लेकर वर्तमान काल तक हुए नगरीकरण को हम एक वक्र द्वारा प्रकट करते हैं, जिसमें कोई राष्ट्र कृषि सामाजिक व्यवस्था से औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है। अर्थात कोई भी राष्ट्र है पहले कृषि प्रधान व्यवस्था में होता है, वो धीरे धीरे औद्योगिक व्यवस्था की ओर आता है। इस नगरीकरण वक्र को अंग्रेजी के एस अक्षर द्वारा, अर्थात इस तरह से एस अक्षर द्वारा अनुसरण करती हुई ये दिखाई देती है। डेविस महोदय के अनुसार सामान्यतया नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 50% से ऊपर जाने पर इस रेखा की तीव्रता घटती जाती है और 75 से अधिक ऊपर होने पर इसकी तीव्रता लगभग समाप्ति हो जाती है और वह क्षैतिज हो जाती है। इस प्रकार नगरीकरण वक्र में सभी देशों को 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो हम नगरीकरण वक्र में जो 3 अवस्थाओं की बात करेंगे वो है पहली अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। 3 अवस्थाओं की बात करेंगे। जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें क्या है, किसी भी राष्ट्र में नगरीकरण की शुरुआत होती है, ये रेखा कम तीव्र होती है, समाज पूर्णतः कृषि पर निर्भर करता है और जनसंख्या का बहुत ही कम भाग नगरों में रहता है। इसके उदाहरण में आप देखिए तो युगांडा, तंजानिया, सूडान, इथोपिया, कीनिया, मोरिटानिया, जाम्बिया, मेडागास्कर, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड, मलेशिया, पाकिस्तान, चीन इसी अवस्था में, जिसमें लगभग 30% जनसंख्या रहती है। अब यहाँ सामान्य रूप से अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो 2011 की जनगणना के बाद से इस प्रारंभिक अवस्था के अंतिम चरण में पहुँच गया था और वहाँ से ये सेकंड अवस्था, जिसको हम त्वरण अवस्था कहते हैं, उस त्वरण अवस्था में ये पहली स्टेज पर पहुँच चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2011 से पहले जो भारत की स्थिति थी जनगणना के आधार पर, वह नगरीकरण की दृष्टि से भारत आरंभिक अवस्था में था, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद और जैसे 2021 और 2022 में जब ये जनगणना के आंकड़े आएंगे तब भारत स्पष्ट रूप से त्वरण अवस्था में होगा। तो वर्तमान परिदृश्य के आधार पर हम कहते हैं कि वह एक सीमांकन क्षेत्र में है, आरंभिक अवस्था उसकी समाप्त हो चुकी है और वह त्वरण अवस्था में अपना नया विकास क्रम प्रारंभ कर रहा है। तो यहाँ भारत के संदर्भ में हमें इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा जो त्वरण अवस्था है, उस त्वरण अवस्था में 30 से 70% नगरीकरण वाले देश, जिसमें मुख्य देश यूगोस्लाविया, हंगरी, नॉर्वे, रोमानिया
ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, रूस, इराक, सीरिया, टर्की, ईरान, जॉर्डन, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया। यहाँ की जो वक्र रेखा है वो सबसे अधिक खड़ी होती है और यहाँ तीव्रता 75% तक जाती है। उद्योग, व्यापार और यातायात सेवा कार्यों में भारी संख्या में रोजगार मिलते हैं। तो यहाँ जो द्वितीयक और तृतीयक क्रिया है उनमें रोजगार की अपार संभावनाएं रहती है। तो वर्तमान में आप देखिए तो भारत इस त्वरण अवस्था में प्रवेश कर चुका है। जो तीसरी अवस्था थी वो उसको हम कहते हैं अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था में होता है 75% से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले देश आते हैं, वो अंतिम अवस्था कहलाती है, क्योंकि नगरीकरण वहाँ लगभग पूरा हो चुका होता है और अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जैसे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश इसमें। और इसमें वक्र रेखा की तीव्रता लगभग समाप्त हो जाती है। हम इसमें देखिए ये एक हमारे पास वक्र बना हुआ है। इस वक्र के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हमने करा तो हमने 20, 40, 60 और 80 वाई एक्स पर प्रकट किए और एक्स एक्स पर हमने एक समय की बात करी कि जब ये जो जीरो है, इस जीरो पर कृषि प्रधान समाज, और इस तरफ जब हम एक्स एक्स के राइट साइड की तरफ आते हैं तो यह औद्योगिक समाज को इंगित करता है। इसमें देखिए सबसे पहले जब जनसंख्या धीरे धीरे 20 से धीरे बढ़ती जा रही है तो बढ़ना जो क्रम है 30% तक का, ये आरंभिक अवस्था कहलाती है। उसके बाद तुरंत नगरीय जनसंख्या में एक वृद्धि होती है और एक खड़ा ढाल बनाता है, इसे हम त्वरण अवस्था कहते हैं। और जब ये 70% तक पहुंच जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे 75 के बाद ये धीरे धीरे मंद हो जाता है नगरीकरण, और ये एक क्षैतिज रेखा के रूप में आ जाता है। इसको हम त्वरण अवस्था के बाद की जो स्थिति है उसे हम क्षैतिज दशा में अंतिम अवस्था कहते हैं। अगर हम बात करें एक विद्वान रे नॉर्दम, तो रे नॉर्दम ने इस उक्त चक्र के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले थे। रे नॉर्दम के अनुसार उक्त वक्र भविष्य में 2 प्रकार से बदल सकता है। उसके जो उन्होंने संभावनाएं बताई है, पहली जो स्थिति थी वो स्थिति उन्होंने बताई कि यदि ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि नगरीय जनसंख्या की तुलना में अधिक हो, अर्थात ग्रामीण जनसंख्या जो निवासित है उसकी बर्थ रेट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाए बनिस्बत नगरीय जनसंख्या के, या नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो स्थिर रहे कंडी, तो प्रारंभिक अवस्था में ही वक्र का ऊपरी भाग सपाट हो सकता है। मतलब ऐसे देश जहाँ ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर 3-4 के तक पहुँच जाती है तो वहाँ, और नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर बिल्कुल स्थिर या न के बराबर या 1 से कम रहे, तो ऐसी स्थिति में वो प्रारंभिक अवस्था में वक्र कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे सपाट वक्र हो जाएगा। दूसरा, नगरों से बाहर की ओर स्थानांतरण। नगरों से जो बाहर की ओर स्थानांतरण है वो ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, नगरों से बाहर की ओर जो स्थानांतरण है या ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, वह वक्र रेखा को उल्टी कर सकती है, वह उससे अंतिम अवस्था में पहुंचने से पूर्वी वापसी अवस्था में आ जाती है। तो ये 2 कंडीशंस उन्होंने रे नॉर्दम ने मानी थी। इस आधार पर हम नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है और प्रतिरूप की चर्चा करते हैं। तो आप देखिए प्रवृत्ति तो ये है कि भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि इतने अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार प्रदान करने में सक्षम नहीं रही है, और धीरे धीरे औद्योगिक उन्नति के साथ साथ कृषि यंत्रों के प्रयोग से कृषि भूमि पर जो मानव श्रम था उसका योगदान कम होने लगा। तो अधिकांश जो कृषि संलग्न जनसंख्या थी वो बेरोजगार होती गई और उन्होंने द्वितीय क्रियाओं की तरफ अपना रुझान किया और वो नगरों की ओर, जहाँ की औद्योगिक क्रियाएं गतिशील थी, वहाँ रोजगार के लिए प्रस्थान किया। तो जब वो उन्होंने वहाँ स्थानांतरण किया, उस क्रम में नगरीय केंद्रों में जनसंख्या में वृद्धि, स्थानांतरण जनित वृद्धि सबसे अधिक होती है। और प्रतिरूप की जब हम बात करें, ये तो प्रवृत्ति हुई, और प्रतिरूप की जब हम बात करें तो हमें मुख्य रूप से इस वक्र को आधार बनाना पड़ेगा कि ये हमारा पूरे विश्व में जो वक्र है, यही वक्र प्रतिरूप का निर्धारण करता है कि आरंभिक अवस्था में वक्र एक्स रेखा के साथ साथ चलता है, लेकिन कुछ समय बाद वह वक्र एकदम तीव्र गति के साथ ऊपर उठता है और तीव्र नगरीय वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन जब समय बहुत अधिक हो जाता है और नगर कृषि से बहुत दूर औद्योगिक उन्नति की ओर बढ़ जाता है और महत्वपूर्ण उसकी जो देश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का योगदान लगभग 50% से भी ऊपर हो जाता है, तो धीरे धीरे वहाँ का जो समूह है वो
औद्योगिक क्रियाओं में संलग्न रहता है, कृषि वहाँ का बिल्कुल गौण हो जाता है। 5% 7% तक वहाँ कृषि कार्यों में लोग रत रहते हैं, बाकी संपूर्ण जो जनसंख्या समूह वो औद्योगिक कार्यों में रहता है। ऐसी अवस्था में अंतिम जो अवस्था है उसमें वह देश या समाज औद्योगिक सामाजिक अवस्था में पहुंच जाता है, नगरीय अवस्था में पहुंच जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व के अलग अलग देशों के नगरीकरण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।